हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं और उसी में कुछ चैप्टर्स बच गए हैं और हम लोग आज एसपीटी का एक वीडियो लाए थे और ये दूसरा वीडियो है। एसपीटी का पहला वीडियो में आप लोग कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग उसको पढ़ पा रहे हैं, उससे कुछ आपको लाभ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। आप लोग वीडियो को लाइक भी किए, थैंक यू। अब हम लोग एसपीटी का जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा जो धारा है उस हिसाब से क्वेश्चन हो गया है, लेकिन अभी जो बचा हुआ 100 क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगा और ये भी बुक का ही है, तो जितना बुक में दिया है एटलीस्ट उतना कर लेना चाहिए। फिर हम लोग सीएनटी भी तुरंत शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लाइक करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, हम मोटिवेट होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो सब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 107 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए 7 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसमें हमको अध्याय पूछ रहा है, अध्याय 7 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस अध्याय में परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है? तो इसका सही आंसर सी है, अध्याय 8। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 8 में परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस अध्याय में दंड, नोटिस तामील, बकाया वसूली आदि का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर बी है, अध्याय 9 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अध्याय 9 में दंड, नोटिस तामील और बकाया वसूली आदि का प्रावधान किया गया है। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में उल्लेख है कि यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा? तो इसका सही आंसर है धारा 1। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 1 में उल्लेख है कि यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा, जिसमें कुल 6 जिले आएंगे। 111, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है एवं वापस ली गई क्षेत्र में पुनः लागू भी कर सकती है? तो ये धारा 2 में ऐसा कहा गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 2 में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम या इसके किसी भी भाग को वापस ले सकती है एवं वापस ली गई क्षेत्र में पुनः लागू भी कर सकती है। तो राज्य सरकार के पास बहुत शक्ति हो गया इस नियम को लेकर के। 112 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष का अर्थ है। तो कृषि वर्ष किसको कहेंगे? पहला, जहां बंगला साल चलता हो, मतलब बंगला में बैसाख से ये लोग प्रारंभ होते हैं, वही वर्ष। जहाँ फसली साल चलता हो, प्रथम आश्विन महीने से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। जहाँ राज्य सरकार भूस्वामी है, वहाँ अप्रैल के महीने पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। तो सभी के सभी सही है, या फिर उस क्षेत्र में कोई प्रचलित होगा तो वो भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से जो भरने बोला है हम लोग भर के चलेंगे और उसको उसी टाइम रट के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ये 4 में से ढूंढना वहाँ ड्यूटी है, यहाँ हम लोग को याद कर लेना ड्यूटी है, ठीक है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगत बंध या भोग बंधक, यहाँ भरिए, भुगत बंध या भोग बंधक का अर्थ अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित का इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत से उद्भूत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि भोग बंधक किसको कहते हैं? कोई आदमी के पास इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है, इससे कुछ उपजता है, ठीक है, लेकिन ये आदमी जो था वो क्या किया कि एक दूसरे आदमी के पास गया। आदमी सुंदर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। इस आदमी से जाके उधार मांग के कुछ पैसा ले आया। अब इसके पास चुकाने के लिए नहीं है, तो ये क्या कहेगा कि इसको कहेगा कि अब से तुम इस ज़मीन पे खेती करो और इसका जो भी उपज होगा उसको तुम
उसको तुम खाना या बेचना, चाहे कुछ भी करना, और वो उसका यूज़ करेगा। कितने साल तक, जो भी इन लोग दोनों में बात हो, 7 साल जनरली रहता है। तो 7 साल में इस ज़मीन में जो भी उपजेगा ये उस पर जाके धावा बोलने नहीं जाएगा, इसका कमाई पे इसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन इसका जो कमाई है ये खाएगा, इसको बेचेगा, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो सूद और मूल दोनों खत्म होगा। ऐसे नहीं है कि केवल सूद में चला गया, सूद और मूल दोनों खत्म होगा। 7 साल या फिर जो भी समय इन लोगों के बीच में कहा गया होगा, जो भी दोनों के बीच में करार हुआ होगा, उसके बाद इस जमीन पर फिर इस आदमी का अधिकार हो जाएगा। ना सूद इसका बाकी रहेगा, ना इसका मूल बाकी रहेगा। ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बस जो समय कहा गया है, अगर 7 साल कहा गया है तो ये आदमी 7 साल इसमें जो भी उपजेगा इसका वो मालिक होगा। ठीक है, तो यही इसमें समझाया गया, यही है भोग बंधक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भोग बंधक का अर्थ अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित का इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत से उद्भूत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। ठीक है, अब अगला है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 114। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खालिस्तान से, तो फिर आंसर देख लीजिए, खास ग्राम, यहाँ भर दीजिए खास ग्राम। खास ग्राम से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहाँ ना तो मूल रैयत हो, ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं था, अर्थात ना तो कोई मूल रैयत हो और ना ही कोई मुखिया हो। तो ये खास ग्राम का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग। व्याख्या, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहाँ ना तो मूल रैयत हो, ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं, अर्थात ना तो कोई मूल रैयत हो और ना ही कोई मुखिया हो, वो क्या कहलाएगा, खास ग्राम कहलाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं 115 नंबर। 115 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार, फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, भूस्वामी भराएगा। तो पढ़िए, 1949 के अनुसार भूस्वामी से तात्पर्य ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो, और इसमें भू स्वतत्वधारी या मध्य स्वतत्वाधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। और अभी तो फिलहाल हम लोग का भूस्वामी सरकार ही है, भूमि का जो असली मालिक है वो कौन है, सरकार ही है अभी फिलहाल। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार भूस्वामी से तात्पर्य ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो, और इसमें भू स्वतत्वधारी या मध्य स्वतत्वाधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 116 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार, फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए डी नंबर रैयत, और रैयत को डाल के पढ़ के देखिए। रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो जब आप पूरा इसको लगा के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, रैयत का तो यही डिफिनेशन है, और किसी को पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं ये नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हम आंसर पढ़ाते जा रहे हैं ताकि एक बार आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी तो आप वहाँ पर सही सही टिक लगा लेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, रैयत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ग्राम प्रधान अपनी निजी जोत यदि कोई हो का रैयत समझा जाएगा, हाँ ये ठीक है। बी, भूधारक में भूधृति धारक, ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत सम्मिलित है, ये भी ठीक है। सी, गांव का मुखिया का पद अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि अपना पद बिना आयुक्त या उपायुक्त के किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता, तो ठीक है, सब सही है, उपयुक्त सभी सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान से क्या तात्पर्य है, अब पढ़िए इसको।
अधिकार अभिलेख के अनुसार ग्राम प्रधान या ग्राम के मूल रैयत द्वारा उस ग्राम भू स्वामी को विधि सम्मत देय रकम, जिसे आगे ग्राम लगान कहा गया है, ठीक है, अपने कब्जे की जमीन के उपयोग के कारण प्रत्यक्ष रूप से अथवा ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत द्वारा जैसी दशा हो, रैयत द्वारा भूस्वामी को विधि सम्मत देय हो और इसमें सभी बकाये जो उस समय लागू किसी विधि के अधीन वसूल किए जा रहे हो वो सभी सम्मिलित है। तो सभी को हम लोग लगान कहेंगे। दोनों का दोनों सही है, तो ए और बी दोनों कथन सही है। अब हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार खालिस्तान से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से है। तो लगान की बंदोबस्ती दर, फिर से पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान की बंदोबस्ती दर से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से है, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक से भी भर के ही चलिए तो पढ़ने में समझ में आएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान की बंदोबस्ती दर से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से है, ठीक है। अगला 120 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खालिस्तान से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अनुसूची खा में उल्लिखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति अथवा धारा 4 के खंड 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का ना हो। जब जो आदिवासी या अर्ध आदिवासी में ना हो और जो खंड खा में ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर आदिवासी कहेंगे, ठीक है। और यही अगर ना काट देता और बोलता हो तो हम उसको आदिवासी कहते, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसको पूरा पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अनुसूची खा में उल्लिखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति अथवा धारा 4 के खंड 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का ना हो। अगर इसको आपको पूरा बढ़िया से पढ़ना है, कॉलम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप उड़ान का झारखंड सार संग्रह का पहला पेज देखेंगे एसपीटी का, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ खंड खा में कौन कौन है, खंड का में कौन कौन है, ये बहुत अच्छे से उस कॉलम में दिखाए हैं सर। अभी नया वाला जो एडिशन है उसमें तो है, और पुराने वाले में है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देखें तो बड़ी चीज़ क्लियर होगा आपको। एक बार अगर हो सके तो आप उस किताब को खोल के पढ़िए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे 121 नंबर। पढ़िए इसमें क्या बोल रहा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि सत्य नहीं है, वो बताना है। तो पहला है कि संथाल सिविल रूल से तात्पर्य संथाल परगना अधिनियम 1955 की धारा 1 के खंड 2 के अधिनियम 37 1955 के अधीन नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा संथाल परगना के नागरिक न्याय शासन प्रबंध के पालनार्थ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से है। तो ये ठीक है। अगर इसका धारा रट सकते हैं तो रट के देख लीजिए। दूसरा है बी नंबर, संथाल परगना से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल से है जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर एवं जामताड़ा जिले सम्मिलित है। तो ये सही है। सी है कि आयुक्त से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त से है, ठीक है। दक्षिण उपायुक्त से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी से है, नहीं अनुमंडल विकास पदाधिकारी से। बस इतना सा इसमें गलत है, बाकी ठीक रहता। तो ये स्टेटमेंट बस इसी के वजह से गलत हो गया। दक्षिण उपायुक्त से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित अनुमंडल विकास पदाधिकारी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो याद कर लीजिए, यहाँ लिख दिया है कि सभी के सभी कथन सत्य है, तो जो बात है उसको रट जाएंगे। उपायुक्त से तात्पर्य दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़ एवं जामताड़ा के उपायुक्त से है, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के किसी कार्य संपादन के निमित्त राज्य सरकार द्वारा
अधिकारान्वित अतिरिक्त उपायुक्त, सब अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उप समाहर्ता है। ठीक है, कोई उप समाहर्ता जिसे राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन उपायुक्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य संपादन के लिए अधिकृत करें, सभी सम्मिलित हैं। हाँ, तो ये सब सही है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खालिस्तान से तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है, और इसमें वह कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का हो जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। अभी हम लोग बोले कि अधिसूचित नहीं किया जाए में गैर आदिवासी था, अब अगर कह रहे कि अधिसूचित है तो वो आदिवासी है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी से तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है, और इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का हो जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। अब अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कहा है सब कथन सत्य है, हम लोग पढ़ के सब कथन को याद कर लेंगे। तो पहला कथन, खाली जोत से तात्पर्य परिव्यक्त जोत अथवा ऐसी जोत से है जिसका रैयत बिना अधिकारी छोड़े मर गया। बी, ग्राम समुदाय से तात्पर्य ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकारी से है। ठीक है, ग्राम प्रधान से तात्पर्य ग्राम प्रधान का पद ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद उपायुक्त अथवा विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है जो चाहे प्रधान, मुस्तजिर, मांझी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, परंतु इसमें मूल रैयत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम से क्या तात्पर्य है? तो पहला है कि उस समय लागू किसी विधि के अधीन तैयार किए गए मानचित्र और अधिकार अभिलेख में स्पष्ट तथा अलग गांव के रूप में परिभाषित, परिमापित और अभिलिखित क्षेत्र जहां कोई परिमाप ना हुआ हो। ठीक है, ऐसे किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख ना तैयार किया गया हो, ऐसे क्षेत्र जो उपायुक्त आयुक्त की स्वीकृति से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम संगठित करने के लिए घोषित करे। तो दोनों के दोनों सही है। व्याख्या पढ़िए। ए और बी दोनों कथन सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम से तात्पर्य है उस समय लागू किसी विधि के अधीन तैयार किए गए मानचित्र और अधिकार अभिलेख में स्पष्ट तथा अलग गांव के रूप में परिभाषित, परिमापित और अभिलिखित क्षेत्र जहां कोई परिमाप ना हुआ हो, ऐसे किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख ना तैयार किया गया हो, ऐसे क्षेत्र जो उपायुक्त आयुक्त की स्वीकृति से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम संगठित करने के लिए घोषित करें। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार ग्राम प्रधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर के हिसाब से सभी कथन सत्य है, पढ़ के देख लीजिए। पहला, धारा 5 के अनुसार किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम की जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से आयुक्त उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेगा। हाँ, लिखा हुआ है धारा 5 में। अगला है धारा 6 के अनुसार किसी ग्राम का जो खास ग्राम नहीं है, ग्राम प्रधान मर जाए तब ग्राम का भूस्वामी इस घटना के 3 महीने के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन देगा। सी में कहा गया है कि धारा 7 के अनुसार ग्राम प्रधान नियुक्त होने पर ग्राम प्रधान को यह कबूलियत लिखना पड़ेगा कि वह अपने पद के कार्य संपादन में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। मतलब कि जो राज्य सरकार के नियम है उसी से चलेगा, अपने मन से नहीं चलेगा।
127 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 8 के अनुसार जब कभी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के भूस्वामी को कितने समय के अंदर नवनियुक्त ग्राम प्रधान को ग्राम का अधिकार अभिलेख दे देना चाहिए? तो ये 3 माह के अंदर उसको दे देना चाहिए। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 8 के अनुसार जब कभी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के भूस्वामी को 3 माह के अंदर नवनियुक्त ग्राम प्रधान को ग्राम का अधिकार अभिलेख दे देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, ये सही है। वो अपना पद नहीं किसी को हस्तांतरित कर सकता है। फिर चुनाव होगा, चाहे आयुक्त आएंगे, लेकिन ये खुद नहीं बांटेगा अपना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। यह कथन सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा? धारा 10 के अनुसार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि की व्यवस्था तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किया जाएगा? तो हम लोग याद किए थे कि धारा 11, किसी को पुरस्कार देना हो तो 11 रुपये का पुरस्कार देंगे, यही याद कीजिएगा, धारा 11 याद हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 11 के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि की व्यवस्था तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 रैयतों के वर्ग से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार के रैयतों यथा निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत तथा नए रैयत का वर्णन है। इन रैयतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सभी कथन सत्य है, तो हम लोग देख लेते हैं। निवासी जमाबंदी रैयत वे रैयत होते हैं जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में है जहां वे अभिलिखित हैं। ठीक है। गैर निवासी जमाबंदी रैयत वे होते हैं जो जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलिखित होते हैं किंतु गांव में नहीं रहते, बाहर कहीं रहते हैं, या जिनका पारिवारिक वासस्थल उस गांव में नहीं है जहां वो अभिलिखित हैं। तो ये भी ठीक है। नए रैयत से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो नए रैयत या नूतन रैयत के रूप में अभिलिखित है। तो ये सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार का वर्णन है? तो इसका आंसर देखेंगे। धारा 13। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 13 में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार का वर्णन किया हुआ है, धारा 13 में। अब अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन पढ़िए। किताब कहा है कि सारा का सारा कथन सही है, तो हम लोग पढ़ के रट जाएंगे। रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है किसी भी रीति से जो स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज से अधिकृत है उपयोग कर सकता है। ठीक है। दूसरा, रैयत उस भूमि का जो किसी स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज के अनपेक्षित किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप
से नष्ट ना करे या जिससे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो जाए उपयोग कर सकता है। जमीन का उपयोग करना है लेकिन उसको खराब नहीं करना है। ठीक है। धारा 15, 16, 17, 18 द्वारा अनुमति प्राप्त जोत पर कोई कार्यवाही भूमि के मूल विशेष रूप से नष्ट करने वाली या जोतने कोड़ने के लिए भूमि को अयोग्य बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो ये सही है। तो आप 15, 16, 17, 18 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। 134 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अनुसार भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता है? डी कहता है धारा 14। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 14 के अनुसार भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त के आदेश से ही बेदखल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रैयत को अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो 15। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 15 के अंतर्गत रैयत को अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए अपने जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उसको पढ़ते चलेंगे। अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजन के लिए बांध, आहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है? साथ ही रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों एवं स्रोतों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका धारा 16 है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजन के लिए बांध, आहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है। साथ ही रैयत बिना शुल्क दिए, यानी मतलब कि कोई कर नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, उनके बिना ऐसे जलाशयों एवं स्रोतों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार, ठीक है, रैयत अपने जोत के किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काट कर गिरा सकता है, साथ ही उपयोग भी कर सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। उसे अपने जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे ये सब धारा 17 के अंतर्गत आता है। इसको फिर से पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार रैयत अपनी जोत के किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काट कर गिरा भी सकता है, साथ ही उपयोग भी कर सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता। उसे अपने जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालने का भी अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना पाएगा? तो ये था धारा 18, है ना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 18 में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19, अभी तक तो 18 पढ़े थे हम लोग, अब आ गया 19 में वर्णित जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पढ़िए, भूस्वामी तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत यदि कोई हो उसकी सहमति से जोत का विभाजन या उसके लगान का वितरण होगा। ठीक है,
अगर न्यायालय के आदेश या किसी अन्य प्रकार से जोत का बंटवारा या उपविभाजन का विषय हो एवं सम्मिलित पक्ष आपसी समझौते से सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो तो पक्षों में कोई एक व्यक्ति जोत के लगान वितरण के लिए उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपए से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं हो पाएगा। ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन क्या है? सही है। 140 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है बी, धारा 20। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 141, और इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, तो फटाक से ए और बी दोनों पढ़ के समझ लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विक्रय, दान, बंधक, रिक्त पत्र या पट्टा के अधिकार का रैयत द्वारा किया गया हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण अधिकार अभिलेख में उल्लेखित हो। ठीक है। दूसरा, अधिकार अभिलेख में निहित विपरीत किसी बात के रहते हुए भी कोई आदिवासी रैयत अपने जोत या उसके अंश का हस्तांतरण अपने परगना, तालुका, टप्पा जिसमें जोत स्थित है के खेती करने वाले आदिवासी रैयत के अलावा दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो दोनों बात सही है। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के संबंध गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा से है? तो बी 21। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 का संबंध गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा से है। ठीक है, 21 नंबर भोग बंध से है, याद रखिएगा। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 21 के अनुसार धारा 20 में निहित किसी बात के रहते हुए राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संपूर्ण संथाल परगना के या उसके किसी खंड के गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेतों में और प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के चतुर्थांश का भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक की अनुमति निम्न में से किसे दे सकती है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यही था ना, 43, 44। पहला, राज्य सरकार द्वारा यथाविधि स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक या उपायुक्त द्वारा अभी स्वीकृति किसी अनाज गोला। दूसरा, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित समझी जाने वाली किसी भी सोसाइटी को। और तीसरा है, संथाल परगना के किसी रैयत। तो सभी सही है, इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला चलेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 21 के अनुसार गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण अधिकतम कितने वर्ष तक मान्य होगा? तो इसका डी नंबर सही है, 6 वर्ष तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 21 के अनुसार गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण अधिकतम 6 वर्ष तक मान्य होगा। 6 वर्ष के बाद वो स्वतः उसके पास वापस उसका लौट जाएगा। 145, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार निम्न में से किस धारा के तहत न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है? तो सी 22। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 22 के तहत न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 146, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत निम्न में से किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकता है?
तो पहला है कि गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी व रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। तो सभी के सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में रैयती भूमि का विनिमय का प्रावधान है? विनिमय करने का, तो धारा 18 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 18 में रैयती भूमि का विनिमय का प्रावधान है। 147 हो गया, 200 कुछ क्वेश्चन है। 148, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 23 के अनुसार अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले रैयत को उपायुक्त के यहाँ आवेदन देने का प्रावधान है। ठीक है, जिसको बदलने की इच्छा है वो उपायुक्त के पास जाके आवेदन देगा। उपायुक्त निम्न में से किन परिस्थिति में विनिमय करने की अनुमति दे सकते हैं? तो पहला पढ़ेंगे हम लोग। विनिमय के पक्ष बदली जाने वाली जमीन के सापेक्ष रैयत है। बदली जाने वाली प्रस्तावित भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में है। ठीक है, यह कारोबार गुप्त बिक्री नहीं है, वह बदली जाने वाली भूमि समान मूल्य की है। तो सभी के सभी कथन क्या है, सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से कौन सी धारा रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन से संबंधित है? तो है ये धारा 24। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 24 रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन से संबंधित है। याद रखिएगा इसको। 150 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार निम्न में से किसे भूस्वामी द्वारा भूमि दान करने पर कोई निबंधन शुल्क नहीं लगेगा? पहला, दान करने वाले के पति या पत्नी को यह या हिंदू विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या लड़की या बहन को दे। संथाल विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या गोद ली हुई पुत्री को दे। दान करने वाले ऐसे संबंधी को जो रक्त संबंध से 3 पीढ़ी से संबंधित है। तो सभी कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन 151, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 24 का जो वासभूमि के कतिपय हस्तांतरणों का निबंधन से संबंधित है कि संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग। अंतरिति या उसके हक का उत्तराधिकारी वासभूमि का हस्तांतरण का निबंधन गांव के भूस्वामी के कार्यालय में कर सकता है। ठीक है, भूस्वामी विक्रय, दान या वसीयतनामा की स्थिति में वह निबंधन शुल्क उद्ग्रहण करने का हकदार होगा जिसे विनिहित किया गया हो। भूस्वामी द्वारा हस्तांतरण का निबंधन अस्वीकृत करने की स्थिति में अंतरीति या उसके हक का उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन कर पाएगा। तो सभी के सभी क्या है, सही है। कितना हो गया, 151 क्वेश्चन हो गया ना। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है सी, 25 और 26 में। नियम के अनुसार धारा 25 और 26 में रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी कि किसी को बेचने का या फिर जमीन को हस्तांतरित करने का धारा 25 और 26 में कहा गया है। 153, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किन धाराओं में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का वर्णन है? तो धारा 27 और 42 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 27 से 42 धाराओं में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का वर्णन है। खाली जोतों का बंदोबस्ती। 154, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसार कोई मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान निम्न में से किसकी पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है उपायुक्त। मतलब गांव में 2-4 लोग चाहे तो कोई खाली जगह का बंदोबस्ती कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उपायुक्त को जाके उसके बारे में बताना होगा और वो अपने विवेक से बोलेंगे कि हाँ हो सकता है तो होगा बंदोबस्ती, नहीं तो गांव का 2-4 आदमी, ग्राम प्रधान, रैयत खुद में मिलके कह दे कि हम दोनों ले लेते हैं, तुम दे दो, तो ऐसा नहीं चलेगा।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसार कोई मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान उपायुक्त पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं कर सकता है। इतना पावर नहीं है उसके पास, मतलब इतना उसको छूट नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 32 के अनुसार कोई व्यक्ति बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हो तो वह बंदोबस्ती की तिथि से कितने समय के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। इसका सही आंसर है 1 वर्ष के भीतर दे दिए तो फिर सुनवाई हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 32 के अनुसार कोई व्यक्ति बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हो तो वह बंदोबस्ती की तिथि से 1 वर्ष समय के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 156 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि उसमें निम्न में से कितने वर्षों तक कृषि ना किया जाए। तो हम लोग को याद होगा और एकदम याद करके यही बताइए, मन में अपने अपने सोचिए कि हम लोग पढ़े हैं इसको, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। तो कितना वर्ष तक अगर वो जमीन नहीं बहाल करेगा तो उसको बंदोबस्ती छीन लिया जाएगा? 5 वर्ष, यही था ना। कभी कभी दिमाग पे थोड़ा जोर दे के याद करना चाहिए तो पता चलता है कि हम सुन ही रहे हैं केवल, कि हमको कुछ याद भी हो रहा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि उसमें निम्न में से 5 वर्ष तक कृषि कार्य ना किया जाए। अब किसी को कोई भूमि बंदोबस्त करके दिया गया है, वो बंजर भूमि था। अब वो जो किसान लिया, इसको कोई भी काश्तकार लिया और 5 साल तक ये भूमि को परती छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो 5 साल के अंदर ही 4 से 5 के साल के भीतर में ही क्या किया जाएगा, इसका बंदोबस्ती उपायुक्त ले लेंगे और फिर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। इसको एनी हाउ 5 साल के अंदर अंदर में ही काम शुरू कर देना है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है धारा 34। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 34 के अंतर्गत उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर अभी कुछ क्वेश्चन रिपीट ही होगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खाल स्थान यानी कि धारा 35 के अंतर्गत सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए या बाढ़ के से रक्षा के लिए किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रैयतों तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी और ना ही इन जगहों पर सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के कार्यों के लिए कोई कर लगाया जा सकता है। तो ये बोला गया है धारा 35 में, इसको यहाँ टिक लगाइए। व्याख्या पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 35 के अंतर्गत सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए या बाढ़ से रक्षा के लिए किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रैयतों तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी और ना ही इन जगहों पर सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के कार्यों के लिए कोई कर लगाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि बार बार एक ही सेंटेंस आ रहा है और उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बार बार आ रहा है, पढ़ जाइए, अपना काम से पढ़ जाना है। भले बार बार आ रहा है तो बार बार पढ़िएगा तो याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बार बार आ रहा है तो क्यों हम एक ही चीज़ को बार बार व्याख्या में भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं। पढ़ते जाइए, अपना काम से पढ़ना है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि गांव की सीमाओं पर की नाविकाओं या नालों, शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थलों, सीमा चिन्हों, रास्ते एवं पूजा स्थलों को कोई रैयत किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित नहीं कर सकता है और ना ही इनका किसी रैयत के साथ बंदोबस्ती ही कर सकता है। तो ये कहा गया है धारा 36 में। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 36 में यह प्रावधान किया गया है कि गांव की सीमाओं पर की गई नाविकों या नालों, शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थलों, सीमा चिन्हों, रास्तों एवं पूजा स्थलों को कोई रैयत किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित नहीं कर सकता है और ना ही इनका किसी रैयत के साथ बंदोबस्ती ही किया जा सकता है।
क्योंकि सार्वजनिक चीज़ है और सार्वजनिक चीज़ का किसी एक जन के साथ बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन है 160 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 37 के अनुसार रैयत को मवेशी चराने का अधिकार प्रदान किया गया। रैयत निम्न में से किस भूमि में अपने मवेशी को चरा सकता है? ठीक है, तो पहला है गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह में, हाँ। उपायुक्त द्वारा धारा 38 के तहत अलग किए गए चारागाह में। हम लोग 38 में पढ़े थे कि अगर 5% से कम पड़ गया है तो क्या करता है उपायुक्त, वहाँ के लोगों से सलाह मशवरा करके फिर उसका जगह को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला है कि उस बंजर भूमि में जो संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय के अनुसार अलग कर दी गई हो और धारा 34 के अनुसार वन वृद्धि के लिए रख छोड़ी गई हो, तो इन सब में वो अपना जानवर को चरवा सकता है ना। तो सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन फिर पढ़िए अगला। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार, तो आप याद रखिए धारा 38 के अनुसार, ठीक है, माइंड में 38 को लेके पढ़िए। तो धारा 38 के अनुसार कोई भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर के रूप में अभिलेखांकित है किसी भी व्यक्ति द्वारा चराई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। साथ ही यदि ये क्षेत्र गांव के कुल रकबे के 5% से कम हो तो उपायुक्त भूस्वामी, ग्राम प्रधान या रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम के धारा 38 के अनुसार कोई भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर के रूप में अभिलेखांकित है किसी भी व्यक्ति द्वारा चराई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। साथ ही यदि ये क्षेत्र गांव के कुल रकबे के 5% से कम हो तो उपायुक्त भूस्वामी, ग्राम प्रधान या रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी की अनुमति से रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पीने तथा अन्य प्रयोजन के लिए तालाब तथा अन्य जलाशय बना सकते हैं तथा भूस्वामी के साथ किए गए प्रबंध के अनुसार उनकी मछलियों तथा उन कोई अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकते हैं। तो धारा 39 में ये बात कहा गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 39 के अनुसार भूस्वामी की अनुमति से रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमियों में, मतलब अलग भूमि में, उसका जोत से बाहर भूमि में पीने तथा अन्य प्रयोजन के लिए तालाब तथा अन्य जलाशय बना सकता है तथा भूस्वामी के साथ किए गए प्रबंध के अनुसार उनकी मछलियों तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी वो कर सकता है। 163 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को किसी खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? धारा 40 है ये। ठीक है, ए नंबर धारा 40। पढ़िए इसको पूरा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 40 के अनुसार भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को किसी खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन। सभी कथन सत्य है। सर इसी तरह से किताब बनाए हैं कि सभी कथन सत्य है कह करके भी आप सभी कथन को पढ़ जाइए। ठीक है, नहीं तो सर ऐसे भी बना सकते थे कि कुछ कथन गलत रहता तो क्या होता है, माइंड में बैठ जाता है। इसलिए किताब को ना जो भी डिज़ाइन करते हैं बहुत दिमाग से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपके मन में सही चीज़ बैठ जाए। जब सही चीज़ बैठ जाए तो गलत चीज़ आप उसको तुरंत वहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि सब कथन सत्य है, तो हम लोग सारा कथन को सही मान के दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। धारा 41 के अनुसार पहाड़िया गांव के खाली जोत या बंजर भूमि को गैर पहाड़िया को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। हम लोग जानते हैं कि संथाल परगना के क्षेत्र में पहले पहाड़िया लोग ही रहते थे, फिर वहाँ संथाली लोग जब गए उन लोगों को अंग्रेज लोग वहाँ बसाए क्योंकि ये लोग खेती करने में बहुत अच्छे थे, कृषि इनका बहुत अच्छा था, तो इन लोगों को अंग्रेज लोग बसाए थे वहाँ। तो पहाड़िया लोग क्या हुए, थोड़े से सिमट गए
है ना, राजमहल के पहाड़ी के इलाके में लोग वहाँ क्या हो गया, सिमट गए। तो अभी भी पहाड़ियाँ है तो वही है, जनजाति ये वही है। तो कह रहा है कि पहाड़िया गांव की खाली जोत या बंजर भूमि को गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है धारा 41 के अनुसार पहाड़िया गांव वह है जो आयुक्त द्वारा उस रूप में अभिलिखित हो। धारा 42 के अनुसार उपायुक्त किसी व्यक्ति को कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, नियम नहीं मानेगा तो उसको बाहर तो कर दिया जाएगा। 165 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 से 52 में निम्न में से किससे संबंधी प्रावधान का वर्णन है? तो लगान से संबंधित। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 से लेकर 52 में लगान संबंधी प्रावधान का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, धारा 43 के अनुसार वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा। हम लोग पढ़े थे इसको, है ना। उसका वर्ड क्या था? जिन्स। हाँ, जिन्स उसको वर्ड को ऐसे लिखा हुआ है, वो उसका मतलब होता है वस्तु, यानी कि लगान वस्तु के रूप में नहीं देना है, पैसे के रूप में देना है। दूसरा, धारा 43 का के अनुसार संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 के तहत भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देय होगा। 4×3 = 12 महीना। ठीक है, एकदम सही। धारा 43(5) के अनुसार भुगतान समय पर नहीं होने पर उसे बकाया समझा जाएगा। धारा 43 खा के अनुसार लगान रैयत को देय है, तो ये गलत हो गया। इस अनुसार क्या होगा? लगान के संबंध में धारा 43 खा के अनुसार लगान रैयत को देय कथन असत्य है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 67 167 200 कुछ क्वेश्चन है, 167 पे पहुंच गए हैं, काफ़ी हम लोग नज़दीक आ गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत, ग्राम प्रधान और मूल रैयत जवाबदेह नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 44 में यह प्रावधान किया गया है कि हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत, ग्राम प्रधान और मूल रैयत जवाबदेह नहीं होगा। अगला है 168 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार रैयत अपनी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45, धारा 45 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 45 के अनुसार रैयत अपनी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन एक साल पूछा था। ठीक है, इसलिए हम बार बार बता रहे कि इसको याद रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान के लेखा रखेगा। तो लेखा जोखा रखने का बात था, 46 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 46 के अनुसार ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखेगा। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार, तो धारा को लगा के चलिए 47 और पढ़िए। धारा 47 के अनुसार प्रत्येक रैयत अपने चुकाए हुए लगान या उसके ब्याज का रसीद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयत से लगान चुकाते समय ही लेने का अधिकारी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नहीं पहले व्याख्या। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 47 के अनुसार प्रत्येक रैयत अपने चुकाए हुए लगान या उसके ब्याज का रसीद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयत से लगान चुकाते समय ही लेने का अधिकारी होगा। बिल भरा है तो बिल का रसीद तो लेके जाएगा ना। अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगी
और ग्राम प्रधान, मूल रैयत और भूस्वामी के हाथ विक्रय के लिए सभी अनुमंडल कार्यालयों में रखेगी। तो ये धारा है 48। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1948 की धारा 1949, ठीक है, कि धारा 48 के अनुसार रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगी और ग्राम प्रधान, मूल रैयत और भूस्वामी के हाथ विक्रय के लिए सभी अनुमंडल कार्यालयों में रखेगी। ठीक है। अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा? लगान जो होगा वो जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। तो इसका सही आंसर है 49। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 49 में यह प्रावधान है कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 50 में विशिष्ट कारणों से लगान में कमी का प्रावधान है। उपायुक्त निम्न में से किस आधार पर लगान में कमी कर सकता है? उपायुक्त के पास है ताकत कि वो लगान कम कर सकता है, लेकिन कौन कौन से आधार पर? तो पहला है भूमि के किसी अंश, संपूर्ण जोत, क्षेत्र जिसका बिना रैयत के त्रुटि के स्थायी रूप से बालू पड़ जाने, पानी भर जाने या अन्य कारणों से स्थायी रूप से गुण में क्षय हो गया है। ठीक है, जमीन बर्बाद हो गया है, तो कर सकता है। दूसरा है वैसे जोत या क्षेत्र का भूस्वामी जिसके जोत के लिए विधिवत नोटिस देने पर भी 6 महीने के अंदर सिंचाई संबंधी व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो उसको भी उसको कम करना पड़ेगा। उत्पादित खाद्यान्नों के औसत स्थानीय मूल्य में अचानक कमी हो गया, यह कमी 7 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए कम हो जाने से, तो सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 174 नंबर, पेन ले आते हैं। 174, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा कितना? तो आप यहाँ आराम से पहले 51 लगाइए और पढ़िए और दिमाग में बैठाइए। तो धारा 51 के अनुसार लगान कम किए जाने पर धारा 50 के अधीन लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनियम के अधीन नया अधिकार अभिलेख नहीं तैयार होता या संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान नियमावली नहीं प्रकाशित की जाती। ये किस में लिखा है? 51 में लिखा है। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं इसको। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 51 के अनुसार लगान कम किए जाने पर धारा 50 के अधीन धारा लगा था, लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय के अधीन नया अधिकार अभिलेख नहीं तैयार होता या संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान नियमावली नहीं प्रकाशित की जाती। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, पढ़िए पूरा क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा के अनुसार यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? तो दंड कौन में है? धारा 52 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 52 के अनुसार यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और भी वसूल कर लेता है तो वह दंड का भागी होगा, 52 के अनुसार। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा, पहले इसमें धारा लगा ही देते हैं डायरेक्ट, 53, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो ना तो माइंड में सब कुछ चलते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, कन्फ्यूज़न से ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो धारा 53 के अनुसार यदि किसी गांव का भूस्वामी युक्त और पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत, ग्राम अथवा भूस्वामी के हित से हो अथवा भवन निर्माण के लिए अथवा किसी धार्मिक, शैक्षिक अथवा
दातव्य प्रयोजन से अथवा खान खोदने, उत्पादन अथवा सिंचाई के प्रयोजन से, अथवा कृषि अथवा औद्योगिक उन्नति करने हेतु, अथवा सरकार की कोई राष्ट्र नीति प्रभावी करने हेतु उस ग्राम की किसी रैयत की जोत या भाग को अर्जन करना चाहे तो उपायुक्त के पास अनुमति हेतु आवेदन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमको कहा गया 53 में। अब इतना बड़ा बात आप याद रखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 53 के अनुसार यदि किसी गांव का भूस्वामी युक्तियुक्त और पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत, ग्राम अथवा भूस्वामी के हित से हो, अथवा भवन निर्माण के लिए, अथवा किसी धार्मिक, शैक्षिक अथवा दातव्य प्रयोजन से, अथवा खान खोदने, उत्पादन अथवा सिंचाई के प्रयोजन से, अथवा कृषि अथवा औद्योगिक उन्नति करने हेतु, अथवा सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उस ग्राम की किसी रैयत की जोत या भाग को अर्जन करना चाहे तो उपायुक्त के पास अनुमति हेतु आवेदन दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 177, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी द्वारा किसी प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई भूमि पर 5 वर्ष के अंदर उस भूमि पर उस प्रयोजन के लिए उपयोग ना हो रहा हो तो उपायुक्त आदेश देकर उसे संबंधित रैयत को वापस कर सकता है? तो बी का धारा 53 सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 53 के अनुसार भूस्वामी द्वारा किसी प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई भूमि पर 5 वर्ष के अंदर उस भूमि पर उस प्रयोजन के लिए उपयोग ना हो रहा हो तो उपायुक्त आदेश देकर उसे संबंधित रैयत को वापस कर देगा। हम लोग तो पढ़े ही हैं कि 5 साल में उसको काम उसमें करना है, नहीं तो वापस हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 54 से 63 में किसका वर्णन है? तो सही आंसर है न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 54 से लेकर 63 में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा के अनुसार किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो 54 इसका सही आंसर है, धारा 54। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से धारा 54 के अनुसार किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं होने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। सबसे बड़ा हक तो उसी के पास है ना। 180 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 180 में कह रहा है कि सभी सत्य है। तो सभी को एकदम ध्यान से पढ़ते जाइए और मन में उसको बैठाते जाइए। तो पहला है कि धारा 55 के अनुसार जहां भूस्वामी ने अपने जोत के लगान की वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध वाद दायर किया है वहां वह वाद दायर करने के 6 माह के भीतर दूसरा वाद लगान वसूली हेतु दायर नहीं कर सकता है। तो हम लोग पढ़े भी थे। दूसरा है कि धारा 56 के अनुसार उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता, ये भी पढ़े थे। धारा 56 के अनुसार जहां कोई रैयत अपने संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेकानुसार उससे उसके निवास स्थान, मतलब जहाँ घर बना के बैठा है, उस पर कब्जा हेतु आदेश दे सकता है, साथ ही लगान का निर्धारण भी कर सकता है। ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं। 181 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के अनुसार इस अधिनियम के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अपील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा सत्य। सभी के सभी कथन सत्य हैं, तो हम लोग सबको याद कर जाएंगे। यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले उप समाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास अपील की जाएगी। यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया है तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। यदि आदेश उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता द्वारा किया गया हो तो आयुक्त के पास एवं आयुक्त द्वारा दिया गया हो तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, सब एक एक पद ऊपर चला गया। अब है 182 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 58 में दूसरी अपील का प्रावधान किया गया है। पुनरीक्षण के संबंध में इस अधिनियम की धारा 59 के प्रावधानों के अधीन रहकर अपील या आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं की जाएगी। पर अपवाद है
कि जहां अपर उप समाहर्ता उपायुक्त ने नीचे के न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित किया हो तो अपील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो फिर कहा गया है सभी कथन सत्य है, तो ध्यान से रट जाइए सबको। अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। ठीक है। यदि अपीलीय आदेश अपर उप समाहर्ता अथवा उपायुक्त ने दिया हो तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी। ठीक है। अपील करने पर आयुक्त द्वारा अथवा धारा 57 के अनुसार नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो उसके विरुद्ध अपील नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो सभी के सभी कथन सही है। 183 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार, तो यहाँ पे भर के चलिए 62 के अनुसार। ठीक है। और मन में बैठाइए, धारा 62 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं अधिकारों का प्रयोग करने में उपायुक्त आयुक्त के नियंत्रणाधीन रहेगा और अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्ता उपायुक्त के निर्देश और नियंत्रण के अधीन होगा। ठीक है। तो ये धारा 62 में कहा गया है, 62 में कहा गया, 63 में कहा गया कि धारा 63 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं अधिकारों का प्रयोग करने में उपायुक्त आयुक्त के नियंत्रणाधीन रहेगा और अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्ता उपायुक्त के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेगा। तो यहाँ थोड़ा तो प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पे ये जो 62 लिखा है ये ठीक है, लेकिन ये 63 यहाँ जो लिखा है वो गड़बड़ है। ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, 62 होना चाहिए क्योंकि 63 में तो मुकदमा से रिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ तो मुकदमा से रिलेटेड कोई बात किया नहीं है हम लोग से, तो ये जो है 62 सही होगा। ठीक है। क्योंकि देखिए उपायुक्त आयुक्त के नीचे रहेंगे, उसके नियंत्रण में रहेंगे और अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्ता जो होंगे वो उपायुक्त के निर्देश पर काम करेंगे, उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है। तो यही बात कहा गया है, तो सिर्फ 62 में कहा गया है। 63 में तो मुकदमा के बारे में बात किया गई कि आयुक्त अगर कोई फैसला देते हैं उनके फिर कोई जगह न्यायाधिकरण में मुकदमा नहीं हो सकता है, तो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी 184 पढ़ेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 64 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र परिसीमा की कोई अवधि उपबंधित नहीं है, वाद करने के प्रावधान होने पर खालिस्तान वर्ष के भीतर किए जाएंगे। तो 1 वर्ष के भीतर करना है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 64 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र परिसीमा की कोई अवधि उपबंधित नहीं है, वाद करने के प्रावधान होने पर 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ याद रखिए, फटाक से आएगा क्वेश्चन टिक लगाइएगा। ठीक है। 1 वर्ष के भीतर ही करना है, उससे ज़्यादा में टाइम नहीं देना है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 65 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तिथि से कितने वर्ष के अंदर किया जा सकता है? 2 वर्ष के। पढ़ते हैं इसको। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 65 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तिथि से 2 वर्ष के अंदर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के अनुसार, तो 66 के अनुसार। ठीक है। 66 के अनुसार भर के यहाँ पे माइंड में चलिए और रट के चलिए। तो धारा 66 के अनुसार प्रत्येक अपील धारा 57 के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण को या आयुक्त को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उस तिथि से 90 दिनों के भीतर तथा उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी को 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। तो ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है। 1949 की धारा 66 के अनुसार प्रत्येक अपील धारा 57 के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण को या आयुक्त को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उस तिथि से 90 दिनों के भीतर उपायुक्त के पास या अनुमंडल पदाधिकारी को 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अगला है 187 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है 67। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 67 में दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान 67 याद करके रखिएगा। 188 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 67 के
के अनुसार कोई रैयत निम्न में से कौन सा कार्य करने पर दंड का भागी होगा? क्या काम करेगा तो दंड का भागी हो जाएगा? किसी गांव के बांधों, आहरों, मेढ़ों, पुस्तों, डांडों, नालियां, तालाब आदि की मरम्मत में सहायता देने से चूकने पर। ठीक है। गांव के रास्ते, पड़ाव, भूमि या चारागाह का अतिक्रमण करने पर। नियम के विरुद्ध गांव में कोई पेड़ काटने पर जुर्माने की रकम 200 रुपये तक हो सकता है। कोई पेड़ बोला है नहीं काटना है तो नहीं काटना है, काटने से जुर्माना लगेगा 200 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन 189 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 67 के अनुसार यदि कोई भूमि इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के फलस्वरूप या कपटपूर्ण तरीके से हस्तांतरित की गई है और किसी व्यक्ति द्वारा धारित या जोती जाती है तो उसे निम्न में से कौन से दंड से दंडित किया जा सकता है? तो देखिए दंड का कितना प्रावधान है। पहला सुनिए, 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन के लिए अतिरिक्त 50 रुपये से अधिक नहीं होने की राशि से। हाँ तो सभी कथन सही है। 50 रुपये से अधिक नहीं होने के, 5 रुपये था शायद, प्रतिदिन 5 रुपये लगता था ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है हमको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हम देख करके पिन कर देंगे। ठीक, 190 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 68 का संबंध निम्न में से किससे है? तो उसका सही आंसर ए है, भूस्वामी पर सूचना की तामील। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 68 का संबंध भूस्वामी पर सूचना की तामील से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन, सभी कथन सही है, पहले ही हम देख लिए हैं, तो 191 नंबर पढ़ेंगे और फिर सबको दिमाग में लेके चलेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 69 के अनुसार निम्न में से किस प्रकार के भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक का उपबंध किया गया है? धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि सरकार के लिए या स्थानीय प्राधिकार के लिए या रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि। सी है, ग्राम प्रधान, मूल रैयत और उनके परिवार के सदस्यों या भूस्वामी के द्वारा प्रतिधारित प्रतिजोत। तो कहा गया है कि सभी कथन सही है, तो सभी कथन सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्तियों की वसूली प्रवाहित रीति से वसूल किए जाएंगे? तो ये कहा गया है धारा 70 में। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 70 में बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्तियों की वसूली प्रवाहित रीति से वसूल किए जाएंगे। एक रूल बना हुआ है, उसी रूल के अंडर सब काम होगा। ठीक है, मनमाने ढंग से नहीं होगा, यही कह रहा है ये। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान, तो हम लोग आंसर को लगा के चलेंगे। ठीक है ना, 71, तो यहाँ हम लोग मन में बैठा के चलेंगे कि यहाँ 71 के बारे में बात हो रहा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 71 जो नियम बनाने से संबंधित है, इसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। साथ ही पुराने अधिकार की साम्यता को आघात पहुंचाए बिना राज्य सरकार धारा 5 में रैयतों की सहमति विनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान को अपने कर्तव्यों का संपादन करने की रीति, धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन रैयत भूमि का हस्तांतरण प्रतिवेदन करने की रीति, निबंधन पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि, धारा 53 के अधीन भूमि के अर्जन पर उपबंध एवं ऐसी भूमि पर कब्जा देने की रीति पर नियम बना सकती है। इतना हम लोग याद रखेंगे। फिर पढ़िए इसको, जब कुछ नया पढ़िए तो 2-4 बार पढ़िए, पक्का आपको याद हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 71 जो नियम बनाने से संबंधित है, इसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। साथ ही पुराने अधिकार की साम्यता को आघात पहुंचाए बिना राज्य सरकार धारा 5 में रैयतों की सहमति विनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान को अपने कर्तव्यों का संपादन करने की रीति, धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन रैयत भूमि का हस्तांतरण प्रतिवेदन करने की रीति, निबंधन पदाधिकारी को देय प्रक्रिया शुल्क की राशि, धारा 53 के अधीन भूमि के अर्जन पर उपबंध एवं ऐसी भूमि पर कब्जा देने की रीति पर नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन
194 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान, तो हम लोग खालिस्तान भर के चलेंगे, ठीक है। 72, यहाँ पे मन में 72 के लिए बैठाइए चीज़ों को। तो धारा 72 जो विशिष्ट विधानों के परित्राण से संबंधित है, इसके अनुसार इस अधिनियम को कोई बात संथाल परगना में लागू किसी अन्य विधि को जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्टता या आवश्यक विवक्षण द्वारा रद्द नहीं की गई हो प्रस्तावित नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 72 जो विशिष्ट विधानों के परित्राण से संबंधित है, इसके अनुसार इस अधिनियम को कोई बात संथाल परगना में लागू किसी अन्य विधि को जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्टता या आवश्यक विवक्षण द्वारा रद्द नहीं की गई हो प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची में डाल दिया गया है? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ भी है ये। तो बी है 53। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वें संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नवी अनुसूची का क्या फ़ायदा होता है। अगर किसी भी विषय को हम नवी अनुसूची में डाल दें तो उसका क्या मतलब होता है। अगर कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम इसके बारे में लिख के आपको पिन करेंगे, ठीक है। और आप लिखेंगे तो हमको ज़्यादा खुशी होगा। चलिए 196 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा उपायुक्त को अवैध अंतरण एवं अवैध दखल को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। कथन कहाँ है? ए और बी धारा के हिसाब से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। इसको टिक लगा के चलिए, मतलब धारा 20 में भी ये प्रावधान है और 42 में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? तो धारा 13, सी आंसर है, धारा 13 है इसका आंसर, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा, फिर किस धारा क्यों लिखा है? धारा 13 यहाँ लिखना चाहिए। धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया, तो धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। संशोधन से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो हम लोग सत्य बताएंगे। कह रहा है कि सभी कथन सत्य है, सबको माइंड में लेके चलिए। वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया था, संशोधन का प्रयास किया गया था। 2016 के प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा। तो सभी के सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना अधिनियम 1949 के बारे में सत्य कथन को चुने। तो सत्य कथन को चुनिए, 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो हम लोग कथन को पढ़ जाएंगे। पहला, धारा 1 संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार या अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाएगा। यह उस तारीख से लागू होगा जिस तिथि को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। यह संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा जिले आते हैं। दूसरा है, विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र से इसे हटाने या किसी अंश या संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्ति कर सकती है। सरकार की जैसी इच्छा हो, जहाँ जितना वो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दोनों कथन सत्य है। अब हम लोग चलेंगे 200 नंबर क्वेश्चन और यहीं रोक देंगे, ठीक है। 200 के बाद जो क्वेश्चन होगा वो हम आपको कुछ दिन पहले पढ़ने देंगे, कुछ दिन आप इसको पढ़िए। उसके बाद 200 से 208 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको हम एक दिन प्रैक्टिस के तौर पे बीच में ला देंगे, ताकि आपका बीच में अब 10 दिन 5 दिन के बाद भूल गए तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए ला देंगे। तो अभी इसको 200 पे हम लोग रोक देंगे, ठीक है। संथाल परगना अधिनियम 1949 के बारे में कथन कौन सा सही है उसको चुनिए। तो फिर वही बात है कि सारा कथन सही है, तो हम लोग सारा कथन पढ़ जाएंगे। पढ़िए, आदिवासी
ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची खा के तहत आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, डेफिनेशन याद है हम लोग को। कृषि वर्ष बांग्ला परंपरा के अनुसार कृषि वर्ष का आरंभ बैसाख महीने, बा से बांग्ला बा से बैसाख, ऐसे याद कीजिए। ठीक है, फसली साल के अनुसार कृषि माह के प्रारंभ आसीन माह से होगा, या कृषि प्रयोजन के लिए स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई अन्य वर्ष भी हो सकता है जो वहाँ प्रचलन में हो। ठीक है, ये भी सही है। भुगत बंध या भोग बंधक किसको कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को इन शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो कि जब तक वह ऋण की राशि लौटा ना दे तब तक वह जोत के प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, पूर्ण भोग बंधक कहलाएगा। अभी तो आपको समझाए थे क्या है, कोई जमीन का टुकड़ा है, या तो वो पूरा दे दे या आधा दे दे, जैसे भी दे, ऋण चुकाने के लिए वो जिससे ऋण लिया था उसको दे रहा है। जोत इसका तात्पर्य उस भूखंड से है जो रैयत का हो। तो सही है, ये सभी के सभी कथन क्या है, सही है। तो हम लोग वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। इसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो ये भी था, लेकिन अब जो प्रैक्टिस है उसमें हम आपको क्वेश्चंस दिया करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो अभी रुक जाइए एक दो दिन थोड़ा इसको पढ़ करके इससे फैमिलियर होइए, और जब आप इससे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे तब आप इसको पहचानने लगेंगे। ज़्यादा नहीं, 8 क्वेश्चन बच रहा है, तो आप इसको बाद में सॉल्व कीजिए, जिससे कि परीक्षा से थोड़ा पहले कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हम ला देंगे, आप चिंता मत कीजिए। कैसे आपको देना है वो हम जान रहे हैं कि इसको हमको कैसे आप लोगों तक ये क्वेश्चन पहचान, ठीक है, कैसे पहुंचाना है वो हम कर देंगे। तो आप यहाँ 200 क्वेश्चन तक में प्रैक्टिस कीजिए, फिर CNT कल सुबह से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।